गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन जो होगा वो वॉल्यूम 1 जो इससे हार्डविक हम लोग जो सीरीज लेके चल रहे हैं उसके वॉल्यूम 1 के लेसन 18 पर आज वो आधारित होगा वीडियो सेशन। ये जो लेसन 18 है ये अंतिम लेसन है इस वॉल्यूम का। जो करंट वॉल्यूम हम लोग जो लेके चल रहे हैं उसका ये अंतिम लेसन है, लेसन 18। इसके पहले हम लोग लेसन 1 से लेकर लेसन 70 तक के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम लोगों ने कर लिया है। देखिए लेसन 1 से लेकर लेसन 18 तक में जो भी वर्ड्स हैं जो हार्डविक वॉल्यूम 1 के अंतर्गत है ये इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है कि ये आपको रिटन इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में आपको ये बार बार पढ़ने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, ठीक है ना। हर वर्ड का फ्रीक्वेंसी रेट अलग अलग होता है। अगर आप एक अच्छे डिक्शनरी को कंसल्ट करेंगे तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम 1 के जो भी वर्ड्स हैं ये बहुत ही इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी है। मतलब अगर आप इन पर वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं तो आपका मेहनत किया गया मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी बोलना है, इंग्लिश में कुछ भी लिखना है, कुछ भी पढ़ना है तो आपको ये सारे वर्ड्स आपको बार बार मिलने वाले हैं। तो चलिए इस लेसन के जो फर्स्ट वर्ड के बारे में बात करते हैं। और हमारा ये जो फर्स्ट वर्ड है ये जो लेसन 18 का जो फर्स्ट वर्ड है वो है एडाप्ट। वो है एडाप्ट। देखिए एक वर्ड के कई अर्थ होते हैं, एक वर्ड का सिर्फ एक ही अर्थ नहीं होता है, लेकिन हम लोग सबसे उसके प्रमुख अर्थ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एडाप्ट का मतलब होता है किसी माहौल में, किसी जगह पर ढल जाना। चलिए अब ये पहले पार्ट ऑफ स्पीच से हम इसे वर्ब समझते हैं। ये एडाप्ट एक वर्ब है और आवश्यकता पड़ने पर अपने साथ ये प्रीपोजिशन ये टू लेगा। यानी कि जहां पर हमें को, से, में, लिए, अगर हमें उसके लिए अगर इंग्लिश लिखना है तो इसके साथ ये फिक्स प्रीपोजिशन है कि इसके साथ आने वाले प्रीपोजिशन टू ही होंगे। अब चलिए इसके सिनोनिम्स क्या है, चलिए इसके सिनोनिम्स को थोड़ा सा देखते हैं। तो कॉमन जो सिनोनिम्स है वो है एडजस्ट और एक वर्ड एकोमोडेट और एक वर्ड है एकोमोडेट। मतलब अगर आप कहीं पर अगर आप एकोमोडेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं तो आप ढल जाते हैं। अब इस पर एक सेंटेंस से है ना देखा जाए, इस पर एक सेंटेंस देखा जाए ताकि हमें एडाप्ट समझ में आ जाए। चलिए सेंटेंस देखना बेहद जरूरी है। हमको कहना है कि वो अपने नए घर में जल्दी ढल गया, आसानी से ढल गया। हमको ऐसे कहना है क्योंकि जब आदमी नया प्लेस में जाता है ना तो ढलने में किसी को वक्त लगता है, किसी को नहीं लगता है, ठीक है ना। सबके साथ अलग अलग बातें हैं। चलिए अब हमको ऐसा कहना है कि वह अपने नए घर में ना काफी आसानी से ढल गया। चलिए हमको ऐसा लिखना है। चलिए सिंपल पास्ट टेंस है, इतना तो समझ में आ रहा है। अब इसको अगर बनाया जाए तो कैसे लिखेंगे, ही। ढलने के लिए क्या वर्ड है हमारे पास, 3 वर्ड है, एडजस्ट और एकोमोडेट, ठीक है ना, और एडाप्ट। लेकिन हमारा मूल वर्ड एडाप्ट है अतः हम एडाप्ट को लेके चलेंगे। हालांकि आप एडजस्ट और एकोमोडेट से भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लिख सकते हैं क्या, ही एडाप्टेड, ठीक है ना। चलिए टू हिज न्यू होम, ठीक है ना। चलिए क्वाइट इजिली, चलिए ये हमारा एडाप्ट क्लियर हो गया। अगर आप कहीं पर एडाप्ट करते हैं तो आप वहां पर ढल जाते हैं, वहां उस जगह को अपने अनुकूल बनाते हैं। चलिए वर्ड नंबर 2 की ओर हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं वर्ड नंबर हमारा 2 क्या है। देखिए हमारा वर्ड नंबर 2 है एप्रोप्रिएट। हमारा वर्ड नंबर 2 है एप्रोप्रिएट। देखिए एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, उपयुक्त होता है। अगर कोई चीज अगर एप्रोप्रिएट है वो सही है, वो उपयुक्त है, वो उचित है। चलिए अब ये पार्ट ऑफ स्पीच से क्या होगा, हालांकि एप्रोप्रिएट वर्ब भी है लेकिन हम लोग एप्रोप्रिएट को एडजेक्टिव के रूप में देखेंगे इस वीडियो सेशन में। चलिए अगर कोई चीज अगर एप्रोप्रिएट है इसका मतलब है कि वो सूटेबल है, वो एप्ट है, ठीक है ना, वो फिटिंग है, ठीक है ना। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और इसको अगर कहें तो उपयुक्त या सही। चलिए उपयुक्त या सही। चलिए अब इस पर एक सेंटेंस देखा जाए, ठीक है ना, तो ये एप्रोप्रिएट हमें समझ में आएगा। देखिए एप्रोप्रिएट क्या हो सकता है, इसके पहले फ्रेज देखते हैं। एप्रोप्रिएट क्या हो सकता है, किसी को एक उपयुक्त नाम दिया जाता है जिस नाम के लिए वो सही व्यक्ति है या सही जगह है, एप्रोप्रिएट नेम होता है, एप्रोप्रिएट चॉइस होता है, ठीक है ना। चलिए एप्रोप्रिएट ड्रेस होता है। तो ये सारी जो चीज है ना, एप्रोप्रिएट सिचुएशन होता है, एप्रोप्रिएट टाइम होता है। मतलब आप इन जगहों पर एप्रोप्रिएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्रोप्रिएट प्लेस होता है। चलिए ये सारे के साथ हम एप्रोप्रिएट का यूज कर सकते हैं। अगर हमको कहना है कि
अभी उपयुक्त समय, ना तो उपयुक्त समय है, ना तो ये जो बात हो रहा है, ना तो ये कोई काम हमें करना है, लेकिन कहने वाला कर है, ना तो ये उपयुक्त जगह है और ना ही उपयुक्त समय है इस चीज को करने के लिए। जगह भी सही नहीं है और टाइम भी सही नहीं, हमको यही बात कहना है, ठीक है ना। इस कार्य को करने के लिए, इस कार्य को करने के लिए चलिए, ना तो यह ना उपयुक्त जगह है, उपयुक्त मतलब सही, उपयुक्त जगह है, एवं ना ही उपयुक्त समय है। चलिए, ना तो जगह सही है और ना ही उपयुक्त, सॉरी, चलिए हमको ऐसा कहना है, ना तो ये उपयुक्त जगह है, ना तो ये उपयुक्त समय है। और इस कार्य को करने के लिए हमें कैसे बनाएंगे, चलिए हम लिख सकते हैं क्या, इट इज नॉट, ठीक है ना, एन एप्रोप्रिएट, चलिए इट इज नॉट एन एप्रोप्रिएट, ठीक है ना, प्लेस और टाइम, ठीक है ना, टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क। चलिए, तो ये एप्रोप्रिएट का इस्तेमाल हुआ। चलिए, अब एप्रोप्रिएट का एंटो क्या होगा, हम लोग एंटो यहीं पर थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। एंटो का मतलब क्या होगा, जो इसके विपरीत क्या अर्थ होंगे, जो कि अनुपयुक्त है, जो सही नहीं है। इसका एंटो हम लोग यहीं पर देख लेते हैं, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा, इनएप्रोप्रिएट, जो कि उपयुक्त नहीं है, ठीक है ना, इनएप्रोप्रिएट, आप ऐसे समझे, ठीक है ना। चलिए, या अनसुटेबल, या अनसुटेबल, है ना, जो उपयुक्त ना हो। इनएप्रोप्रिएट और अनसुटेबल का मतलब क्या होता है, जो उपयुक्त ना हो। बस हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। चलिए, वर्ड नंबर थर्ड देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा थर्ड क्या है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इस चैप्टर में 2 या 3 वर्ड ऐसे हैं जो कि आप उसको इग्नोर करना ज्यादा एडवाइजेबल होगा, ठीक है ना, ज्यादा सही होगा इग्नोर करना। हर वर्ड को आप पढ़ नहीं सकते हैं। चलिए, इसमें दे दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, वर्ड एक्वेडक्ट। चलिए, एक्वेडक्ट क्या होता है ना, देखिए ये क्या होता है पहले आप समझ लीजिए, लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं है। एक ये पुल जैसा चीज होता है, ठीक है ना, पुल जैसा ढांचा होता है जो पानी ढोने का काम करता है, ठीक है ना। आप देखिएगा घाटी, जो घाटी होते हैं, है ना, उस पर पानी, वहां घाटी के पार पानी ले जाने का जो के लिए जो पुल बनाया जाता है ना, उसके लिए वर्ड है एक्वेडक्ट। मतलब एक्वेडक्ट का सिंपल सा मतलब समझिए कि एक पुल जैसा ढांचा जो पानी ढोने का काम करता है, ठीक है ना। चलिए, एक पुल जैसा ढांचा, एक पुल जैसा ढांचा, ठीक है ना। चलिए, जो है ना घाटी, जो घाटी के पार, जो घाटी के पार पानी ले जाने का कार्य करे, ले जाने का कार्य करे, बस यही चीज है एक्वेड। एक्वा मतलब पानी, आप ऐसा समझ, आप इसके रूट वर्ड पर जाइएगा तो आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। चलिए, वर्ड नंबर हम लोग 4 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर 4 क्या है। तो वर्ड नंबर 4 है आ, ठीक है ना। ये वर्ड नंबर 4 है आ जो पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे आ के रूप में नहीं पढ़ेंगे, एक इडियम्स के रूप में पढ़ेंगे इस वर्ड को। आ का भी मतलब होता है, आ का मतलब क्या होता है कि आप किसी को सम्मान देते हैं, लेकिन सम्मान में ना थोड़ा सा भय छिपा रहता है, मतलब कि एक वैसा सम्मान जिसके अंदर थोड़ा सा भय भी हो, उसको कहते आ। लेकिन हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आ में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसके इडियम्स में इंटरेस्ट है, ठीक है ना। चलिए, इसका इडियम्स क्या बनेगा, बी या स्टैंड। देखा जाए, इन आ ऑफ, मतलब इस अगर वर्ड को अगर पढ़ना है तो हम इस रूप में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम अगर इस वर्ड को पढ़ना है तो हम इस रूप में पढ़ेंगे, बी, चाहे बी का मतलब एम इज आर, वाज वर, या हम स्टैंड, मतलब दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इन आ ऑफ है, इसका मतलब क्या होता है, किसी को पूजा करना, उसको अति आदर दिखाना, ठीक है ना। अगर किसी को आप अति आदर दिखलाते हैं, एक तरह से आप उसकी पूजा करते हैं, तो आप इस वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अब इसका सिनोनिम्स हमें देखना है, ठीक है ना। अब हमें इसका सिनोनिम्स देखना है, इसका सिनोनिम्स हमें नहीं देखना है। हालांकि देखिए, इसका एंटो में यहां पर नोट कर देता हूं, ठीक है ना। इसका एंटो जो होगा कंटेम्प्ट, आ का एंटो होगा कंटेम्प्ट। पहले आप ऐसे समझिए, आ का मतलब क्या होता है, अगर आप हिंदी से अगर बात करते हैं तो आ का मतलब होता है ना, मतलब कि वह आदर जिसमें तो भय हो, भय युक्त आदर, ठीक है ना। चलिए, भय युक्त आदर, यानी कि आप किसी को आदर दिखलाते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा डर का भी भाव होता है, ठीक है। चलिए, ये तो इसका अर्थ हो गया, आ का अर्थ हो गया, लेकिन हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है। इंटरेस्ट किसमें लेना है, तो बी या स्टैंड इन ऑफ में हमें इंटरेस्ट लेना है, जिसका मतलब होता है आदर दिखाना, एक तरह से उसकी पूजा करना। चलिए, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वेनिरेट,
है ना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वेनिरेट, रेवियर, चलिए वर्शिप। तो इसका सिंपल अगर हिंदी कहे तो इसका हिंदी होता है आदर करना, आदर दिखाना, आदर करना, आदर दिखाना, बस यही चीज है। चलिए जब हम लोग छोटे थे तो दादाजी आते थे तो हम खड़े हो जाते थे, दादाजी आते थे तो बिस्तर से उठ जाते थे, ठीक है ना, हम लोग बड़ी आदर करते थे, ठीक है ना। जब दादाजी जहां आ गए तो वहां से भाग चले, मतलब आदर के सेंस में। अब इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, है ना, व्हेन वी वर सेंटेंस, इसको थोड़ा सा देखा जाए कि बचपन में हम लोग दादाजी का बड़ी सम्मान किया करते थे, हमको ऐसा लिखना है, ठीक है ना। चलिए व्हेन वी वर यंग, चलिए हम सॉरी, व्हेन वी वर यंग, चलिए वी, अब चलिए दोनों में से देखिए, या तो हम बी का इस्तेमाल करेंगे या तो स्टैंड का इस्तेमाल करेंगे। अब बी का इस्तेमाल करेंगे तो ये बात पास्ट टेंस में, तो वाज का प्रयोग करेंगे, बी के जगह पर बी नहीं लिखेंगे, उसका रूप लिखेंगे, ठीक है ना, तो वाज लिखेंगे। और ये अगर बी नहीं लिखते हैं तो हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, स्टैंड का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए तो व्हेन वी वर यंग वी स्टूड, चलिए अब इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि आप यहाँ पर वाज भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी स्टूड, चलिए इन आ ऑफ आवर ग्रैंडफादर, ऑफ आवर ग्रैंडफादर, तो बस यही चीज है आ। वर्ड नंबर हम लोग 5 की ओर मूव करते हैं। अच्छा एक चीज यहां थोड़ा सा और क्लियर कर लिया जाए कि देखिए अब आ का जो एंटो था, आ जब नाउन था तब इसका एंटो था कंटेम्प्ट, आ जब अब वर्ब हो गया, ये वर्ब के रूप में काम कर रहा है, तब ना इसमें दिखाना या करना जैसा वर्ड है। अब इसका एंटो क्या होगा, देखिए नाउन का एंटो नाउन के रूप में, तो कंटेम्प्ट का हिंदी क्या होता है, तिरस्कार। अगर आप किसी को कंटेम्प्ट दिखलाते हैं, आप उसकी तिरस्कार करते हैं, आप उसकी अवमानना करते हैं, है ना, आप उसकी तिरस्कार करते हैं, आप उसकी अवमानना करते हैं। चलिए अब हमें देखिए, अब इसका हिंदी है आदर करना, आदर करने का उल्टा क्या होगा, तिरस्कार दिखाना, तिरस्कार करना, है ना, अनादर करना, हमको ऐसा कहना है। तो इसका जो एंटो होगा, इसका जो एंटो होगा वो होगा डिस्पाइस। चलिए अगर आप किसी को डिस्पाइस करते हैं, आप उसको हीन नजर से देखते, हीन भावना से देखते हैं, मतलब आप उसका अनादर करते, तिरस्कार करते हैं। तो इसका सिंपल अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी हो जाएगा तिरस्कार करना या अनादर करना, या अनादर, सॉरी, तिरस्कार करना अथवा अनादर करना। चलिए ये डिस्पाइस का ये हिंदी हो गया। चलिए वर्ड नंबर हम लोग 5 की ओर थोड़ा मूव करते, थोड़ा चीजों को फटाफट देखा जाए। वर्ड नंबर हमारा 5 है सिविल। देखिए सिविल का मतलब क्या है, सिविल के कई अर्थ हैं, लेकिन हम यहाँ पर मूल अर्थ लेके चलेंगे, ठीक है ना। सिविल का मतलब है कि नम्र, है ना, मतलब कि व्यक्ति रूड नहीं है, आप ऐसा समझिए, व्यक्ति रूड नहीं, नम्र। अब नम्र के लिए वर्ड हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे, पोलाइट, सिनोनिम्स थोड़ा देख लेते हैं, पोलाइट, नम्र, ठीक है ना। चलिए वेल मैनर्ड ना, इसको हम कह सकते हैं वेल मैनर्ड। एक बहुत अच्छा वर्ड है कोटियस, एक बहुत बड़ा वर्ड है, अच्छा वर्ड है कोटियस। सबका मतलब क्या है, इन सबका मतलब है ना नम्र, है ना, और कुछ नहीं। ये सिविल का अर्थ है नम्र। अब इसके एंटो क्या हो जाएंगे, इसका एंटो देख लिया जाए, इसका एंटो हो जाएगा डिस्कोटियस, है ना, इसका एंटो हो जाएगा डिस्कोटियस। यदि कोई चीज डिस्कोटियस है वो विनम्र नहीं है, सॉरी वो उदंड है, वो विनम्र नहीं है, वो उदंड है। तो यदि कोई चीज यदि डिस्कोटियस है तो वो उदंड है, वो अशिष्ट है। अगर उदंड नहीं समझ में आ रहा है तो आप अशिष्ट समझे। चलिए देखिए एक प्रोवर्ब क्या, एक कहावत क्या है कि अगर विनम्रता से कोई सवाल पूछा जाए, यदि कोई सवाल में विनम्र हो, मतलब सवाल को विनम्रता से पूछा जाए तो उसका जवाब भी विनम्रता से दिया जाना चाहिए, है ना। विनम्र सवाल का जवाब विनम्र होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है। इस चीज को कैसे लिखा जाएगा कि विनम्र सवाल का जवाब विनम्र होना चाहिए। कैसे लिखेंगे, सिविल क्वेश्चन, देखिए विनम्र सिविल क्वेश्चन ओके डिजर्व्स, इस प्रोवर्ब को इस तरह से लिखते हैं, है ना, सिविल आंसर। चलिए हमारा ये क्लियर हो गया, सिविल क्वेश्चन मतलब विनम्र सवाल और सिविल आंसर मतलब विनम्र जवाब। चलिए वर्ड नंबर, ये हमारा वर्ड नंबर था 5। वर्ड नंबर 6 की ओर मूव करते, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 6 क्या है। देखिए हमारा जो अगला वर्ड है वो कंप्राइज। बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत ढंग का वर्ड है ये कंप्राइज। चलिए कंप्राइज को देखते, कंप्राइज वर्ब है। सबसे बड़ा बात है ना, इसके अर्थ में कोई खासियत नहीं है,
इसके प्रीपोजिशन में खासियत है। कंप्राइज अपने बाद नो प्रीपोजिशन, देखिए ये अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा। अभी तक तो हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है ना, लेकिन कंप्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं। कंप्राइज का हिंदी क्या होता है? बना होना। अगर आपको कहना है बना होना तो आप कंप्राइज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए बना होना के लिए एक और सिनोनिम्स, इसका एक और सिनोनिम्स है कंसिस्ट। देखिए कंसिस्ट का भी अर्थ होता है बना होना, पहले इसको समझा जाए। कंसिस्ट और कंप्राइज से सवाल आना ही आना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कहें कि इस वीडियो सेशन का सबसे महत्वपूर्ण बात एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से यही चीज अभी चल रहा है। चलिए कंप्राइज के साथ नो प्रीपोजिशन और कंसिस्ट के साथ है ऑफ। और इसका अगर सिंपल अगर हिंदी कहें तो बना होना, निर्मित होना, ठीक है ना, बना होना या निर्मित होना किसी चीज से। चलिए अगर कंप्राइज का इस्तेमाल करके बनाते हैं तो कोई प्रीपोजिशन नहीं, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी से बनाते हैं तो कंसिस्ट अपने साथ ऑफ लेता है। हमको कहना है कि यह किताब में 10 चैप्टर है, इस किताब में 10 चैप्टर है, यानी कि यह किताब 10 चैप्टर से बना हुआ है, हमको ऐसा कहना है, ठीक है। कैसे कहेंगे? दिस बुक, यह किताब 10 चैप्टर से बना हुआ है। दिस बुक कंप्राइजेस, थोड़ा सा इसको ध्यान दिया जाए, कंप्राइजेस। अब कंप्राइजेस के साथ अगर हम ऑफ लगा देते हैं, ये कॉमन एरर में देता है, ठीक है ना, तो ये हमारा रॉन्ग है। ये हमें समझना है कि कंप्राइज के साथ नो प्रीपोजिशन। लेकिन अगर इसी चीज को कंसिस्ट से बनाते हैं तो कंसिस्ट के साथ ऑफ देते हैं। तो कैसे लिखेंगे? दिस बुक कंप्राइजेस 10 चैप्टर्स। तो ये हमारा कंप्राइज का यूज रहा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। कंप्राइज से सेंटेंस बनाते नो प्रीपोजिशन, और कंसिस्ट से बनाते हैं तो ऑफ लगेगा। जैसे कि अगर हमको कहना है कि जो 1 दर्जन 12 से बना होता है, हमको ऐसा करना है 1 दर्जन में 12 होते हैं, इसको कैसे लिखेंगे? ए डोजन, ए डोजन कंप्राइजेस, ए डोजन कंप्राइजेस अच्छा है कंसिस्ट ऑफ, देखिए कैसे लिखा जा रहा है, कंसिस्ट ऑफ 12। 1 दर्जन 12 से बने होते हैं। चलिए तो ये हमारा कंप्राइज रहा। हम वर्ड नंबर 7 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 7 क्या है। वर्ड नंबर हम लोग 7 की ओर जाते हैं। वर्ड नंबर ये 6 था, वर्ड नंबर 7 की ओर हम लोग मूव करते हैं। चलिए वर्ड नंबर हमारा 7 है कॉम्प्रोमाइज। वर्ड नंबर हमारा 7 है कॉम्प्रोमाइज। चलिए कॉम्प्रोमाइज नाउन है, ठीक है ना, कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझौता, ठीक है ना। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं भाई? इसका सिनोनिम्स है एग्रीमेंट, इसका सिनोनिम्स है एग्रीमेंट, सेटलमेंट, ठीक है ना। चलिए गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। चलिए अगर इसका हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा समझौता। हमें कहना है कि हमें जीवन में समझौता करना ही पड़ता है, ठीक है ना, जीवन में हमें कई समझौते करने पड़ते हैं, हमें ऐसे कहना है, ठीक है ना। चलिए हमें अपने जीवन में है ना कई समझौते करने पड़ते हैं। चलिए इसे हमें बनाना है कि हमें अपने जीवन में कई समझौते करने पड़ते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? वी हैव टू मेक, चलिए सेवरल, ठीक है ना, कॉम्प्रोमाइजेस, चलिए कॉम्प्रोमाइजेस इन आवर लाइफ, ठीक है ना। चलिए इन आवर लाइफ, ये हमारा रहा वर्ड कॉम्प्रोमाइज। चलिए वर्ड नंबर हम लोग 8 की ओर मूव करते, देखते हैं कि 8वां नंबर हमारा वर्ड क्या है। देखिए एक बहुत बढ़िया वर्ड है डिस्टोर्ट, बहुत बढ़िया वर्ड है। देखिए डिस्टोर्ट का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी चीज को डिस्टोर्ट करते हैं तो आप उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसके लिए क्या इसका सिनोनिम्स हो जाएगा? फाल्सीफाई, फाल्सीफाई, मिस रिप्रेजेंट, ठीक है ना, मिस रिप्रेजेंट, है ना। आप इसको लिख सकते हैं टेम्पर, और इसका अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी कहेंगे तोड़ मरोड़ कर, ठीक है ना, पेश करना किसी चीज को। अगर आप किसी चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं तो आप उसको डिस्टोर्ट करते हैं। मुझे लगता है ना कि वो सच्चाई को तोड़ मरोड़ के कह रहा है, सच्चाई को ओरिजिनल वे में नहीं कर रहा है। हम ऐसा लगता है, हमको यही बात कहना है कि मुझे लगता है कि वह सच्चाई को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। कैसे लिखेंगे? आई फील सॉरी, चलिए मुझे लगता है कि वो सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। आई फील, ठीक है ना, ही इज,
ठीक है ना, डिस्टोर्टिंग, ही इज डिस्टोर्टिंग द ट्रूथ, ही इज डिस्टोर्टिंग द ट्रूथ। कोई सच्चाई है तो सच्चाई को ओरिजिनल वे में ना कहकर वो तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। ये वर्ड नंबर हमारा 8 था। इसके पहले वर्ड नंबर 6, 7, 8, 9, वर्ड नंबर हम लोग 9 की ओर मूव करते हैं। चलिए, वर्ड है डाइवर्सन, वर्ड नंबर 9 है डाइवर्सन। देखिए, डाइवर्सन के कई अर्थ है, लेकिन यहां पर हम एक अलग अर्थ लेके चलेंगे। डाइवर्सन नाउन है, सिनोनिम्स इसका हो जाएगा है ना, मतलब पास टाइम, मनोरंजन हो जाएगा, इंटरटेनमेंट, पास टाइम, रिक्रिएशन। चलिए, तो इसको हम कह सकते हैं पास टाइम, पास टाइम, रिक्रिएशन, चलिए, या इंटरटेनमेंट, या कह सकते हैं इंटरटेनमेंट। और इसका अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा मनोरंजन। चलिए, हमको कहना है कि हमारा शहर मनोरंजनों से भरा हुआ है, आपको मनोरंजन की जगह जगह पर जगह जगह चीज मिलेंगे, हमको ऐसा कहना है। हम कैसे लिखेंगे? आवर टाउन इज फुल ऑफ, है ना, आवर टाउन इज फुल ऑफ डाइवर्सन्स, ठीक है ना, आवर टाइम इज फुल ऑफ डाइवर्सन्स। हमको कहना है कि मुझे आज कुछ मनोरंजन चाहिए, मतलब मैं मनोरंजन की जरूरत में हूं, उब गया हूं और मुझे कुछ मनोरंजन चाहिए। इसको हमको बनाने कैसे लिखेंगे? आई एम इन नीड ऑफ सम डाइवर्सन, है ना, आई एम इन नीड ऑफ सम डाइवर्सन, आज मुझे कोई तरह का मनोरंजन की जरूरत है। तो डाइवर्सन का ये यूज रहा। डाइवर्सन का मतलब होता है मनोरंजन। चलिए, वर्ड नंबर हम लोग 10 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि हमारा 10वां नंबर का वर्ड क्या है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं इक्विवेलेंट। देखिए, इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर। यदि दो चीज अगर आपस में इक्विवेलेंट है तो अपने मूल्य में, कीमत में, महत्व में वो चीज बराबर है, ठीक है ना। चलिए, इक्विवेलेंट, ये तो पहले समझ ले कि एडजेक्टिव है और आवश्यकता पड़ने पर प्रीपोजिशन अपने साथ ये टू लेगा। इक्विवेलेंट टू हम लोग पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट टू। चलिए, अब इसके लिए क्या सिनोनिम्स इसका हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इक्वल, आइडेंटिकल, इक्वल, आइडेंटिकल, सेम, ठीक है ना। चलिए, इक्वल, आइडेंटिकल, सेम। और इसका अगर सिंपल कहें तो इसका हिंदी हो जाएगा समान, ठीक है ना, एक जैसा। अगर दो चीज अगर आपस में अगर इक्विवेलेंट है तो वो समान है, वो एक जैसा है। जैसे कि देखिए, भारत में जो लोकसभा है ये इसी के बराबर अगर हम अमेरिका में बात करें तो वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। हमको कहना है कि भारतीय लोकसभा अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के समान है, मतलब दोनों का महत्व एक जैसा है। जो महत्व भारत में लोकसभा का है वही अमेरिका में महत्व जो है ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का है। इस चीज को हम लोग कैसे कहेंगे? चलिए, अब यहां से सेंटेंस हमें डील करना है, ठीक है ना। द इंडियन लोकसभा, थोड़ा ध्यान दिया जाए, द इंडियन लोकसभा इज इक्विवेलेंट, द इंडियन लोकसभा इज इक्विवेलेंट टू, चलिए, द अमेरिकन ठीक है ना, द अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये हमारा रहा इक्विवेलेंट, ठीक है ना, ये हमारा रहा इक्विवेलेंट। ये वर्ड नंबर हमारा ये नंबर 10 रहा। वर्ड नंबर 11 की ओर हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर 11 क्या है। चलिए, वर्ड नंबर 11 है फ्ला। फ्ला का मतलब दोष, खामी, त्रुटि। चलिए, फ्ला का मतलब होता है दोष, खामी, त्रुटि। चलिए, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई? तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिफेक्ट, ठीक है ना। चलिए, फॉल्ट, शॉर्टकमिंग्स, ड्रॉबैक्स, ये इसके सब सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, और इसका अगर हिंदी कहें तो खामी, इसका सिंपल हिंदी कहें तो खामी। चलिए, अगर हमको कहना है कि रिपोर्ट आया है, एक रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट में पाया गया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा में ना बहुत जबरदस्त घातक खामी थी। हमको ऐसा कहना है कि एक मामला में प्रधानमंत्री के जो सुरक्षा में सेंध लगा, तो इसके बाद एक जांच कमेटी बना, जांच कमेटी ने रिपोर्ट पेश किया, रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर खामी थी। हमको ऐसा कहना है। इस चीज को कैसे लिखा जाएगा? द रिपोर्ट रिवील्स, यानी कि रिपोर्ट इस बात को खोलता है। द रिपोर्ट रिवील्स, है ना, देयर वाज, या देयर इज, प्रेजेंट से ही बनाते, देयर इज फैटल फ्लॉ। देखिए, देयर इज घातक,
देयर इज फैटल फ्लॉ इन द सिक्योरिटी ऑफ है ना द प्राइम मिनिस्टर, इन द सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये हमारा फ्ला का यूज रहा, फैटल फ्ला, बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है। चलिए अब हम वर्ड नंबर आते हैं, वर्ड नंबर 12 की तरफ। सॉरी, वर्ड नंबर अब हमारा जो होगा वो 12 होगा। चलिए फॉरलॉर्न, देखिए ये फॉरलॉर्न क्या होता है ना, यदि कोई बच्चा यदि फॉरलॉर्न है, अकेला है और उदास है, आप ऐसा समझिए, सैड एंड लॉनली। इसको अगर हम तोड़ के लिखे, इसका सिनोनिम्स लिखे तोड़ के, तो हम ऐसे लिखेंगे सैड एंड लॉनली, अकेला है और उदास है। चलिए इसका हिंदी अगर कहेंगे तो ऐसे लिखेंगे अकेला एवं उदास। यदि व्यक्ति, खासतौर पर बच्चे के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, खासतौर पर ये बच्चे के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। जैसे अब एक सेंटेंस इस पर देखा जाए, ठीक है ना, आफ्टर, ठीक है ना, हिज पेरेंट्स डेथ, आफ्टर हिज पेरेंट्स डेथ। चलिए मतलब पेरेंट्स के मरने के बाद, द बॉय वाज, लड़का क्या था, द बॉय वाज, है ना, सैड एंड फॉरलॉर्न, सैड एंड फॉरलॉर्न, ठीक है ना, ये एक साथ लिखा जाता है, सैड एंड फॉरलॉर्न। सैड एंड फॉरलॉर्न का मतलब क्या हुआ, अकेला एवं उदास। उपेक्षित आप कह लीजिए, ठीक है ना, अब उसका कोई पूछ नहीं करने वाला है, कोई उसको पूछता नहीं है, उपेक्षित है ना, मतलब फॉरलॉर्न का जो राइट हिंदी होगा ना उपेक्षित होगा। उपेक्षित का मतलब अब उसका कोई पूछ नहीं है। और अगर इसको समझने की दृष्टिकोण से बात किया जाए तो लिखा जा सकता है अकेला एवं उदास, अकेला एवं उदास। तो ये हमारा फॉरलॉर्न रहा। चलिए वर्ड नंबर हम चलते हैं वर्ड नंबर 13 की ओर, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 13 क्या है। चलिए फोस्टर, देखिए फोस्टर का अर्थ होता है बढ़ावा देना किसी फीलिंग को, ठीक है ना, फोस्टर का अर्थ होता है बढ़ावा देना, फोस्टर वर्ब है। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इनकरेज, इनकरेज, अगर आप कोई चीज को अगर फोस्टर करते हैं, आप उसको बढ़ावा देते हैं, मोटिवेट करते हैं, आप उसको मोटिवेट करते हैं, सिंपल सा बात समझे तो बढ़ावा देना। चलिए अब देखिए भारत और चीन के बीच अभी टॉक्स जारी है ना, ताकि दोनों देशों के बीच एक अच्छे रिश्तों को बढ़ावा मिले, हमको ऐसे कहना है। इसको कैसे लिखेंगे, द इंडो सीनो टॉक्स, इंडो भारत और सीनो चीन को ना शॉर्ट में सीनो कहते हैं, ठीक है ना, द इंडो सीनो टॉक्स, है ना, एम एट फोस्टरिंग, ठीक है ना। चलिए बेटर रिलेशंस, चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका मतलब ये निकलेगा कि भारत जो चीन के वार्ता है उसका उद्देश्य क्या है, एक अच्छे रिलेशन को बढ़ावा देना। चलिए तो ये हमारा फोस्टर रहा। अगर आप किसी को फोस्टर करते हैं, आप उसको बढ़ावा देते हैं। चलिए हतोत्साहित करना, इसका एंटो क्या हो जाएगा, इसका एंटो यहीं कर लिया जाए। चलिए इसका एंटो हो जाएगा डिस्करेज, है ना, हतोत्साहित करना। अगर आप किसी चीज को अगर आप डिस्करेज करते हैं, आप उसको हतोत्साहित करते हैं। आप हिंदी आप नोट कर सकते हैं। वर्ड नंबर हम लोग 14 की ओर मूव करते हैं, स्कैन। चलिए स्कैन का मतलब क्या होता है, बारीकी से जांच करना। अगर आप किसी को स्कैन करते हैं, आप उसकी बारीकी से जांच करते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्क्रूटिनाइज, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्क्रूटिनाइज या एग्जामिन, इंस्पेक्ट। चलिए ठीक है ना, इसका मतलब होता है जांच करना, सूक्ष्म जांच करना, बारीकी से जांच करना। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, बारीकी से जांच करना, बारीकी से जांच करना, सूक्ष्मता से जांच करना, ये स्कैन होता है, ठीक है ना। चलिए अब हमको कहना है कि जो अधिकारी हैं, है ना, रेड के दौरान, है ना, उन्होंने रूम का एकदम चप्पे चप्पे को तलाशा, है ना, रूम के एक एक चीज को बारीकी से देखा, हमको ऐसे कहना है। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, द ऑफिसर्स। अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एकदम सिंपल भाषा में, द ऑफिसर्स, ठीक है ना। चलिए स्कैंड द रूम, ठीक है ना, स्कैंड द रूम, इसका हिंदी क्या होगा, यानी कि उन्होंने रूम की बारीकी से जांच पड़ताल की। अगर इसको सिंपल भाषा में कहें तो ये कहेंगे कि अधिकारियों ने रूम की बारीकी से जांच पड़ताल की। चलिए ये हमारा वर्ड नंबर 14। अब वर्ड नंबर हम लोग 15 की ओर मूव करते हैं। चलिए सर्वाइल, देखिए सर्वाइल का मतलब क्या होता है, चापलूस। अगर आप सर्वाइल हैं तो आप साइकोफेंटिक हैं, आप चापलूसी करते हैं, ठीक है ना। चलिए खुशामदी करते हैं आप, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, साइकोफेंटिक, चलिए और हम लिख सकते हैं ऑब्सेक्यूवस। चलिए इसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो खुशामदी, है ना, चापलूसी
चलिए ये हमारा है सर्वाइव। जैसे कि देखिए लोग उससे नफरत करते हैं उसके सर्वाइव नेचर के कारण, किसी की चापलूसी में लग जाता है ना। इसको अगर तोड़ के लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन तोड़ के लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, टू रेडी टू ओबे। देखिए ये इसका एक्सप्लेनेशन रहा, ये तो सिनोनिम्स है और ये एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन वर्ड को समझने में मदद करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज्ञा पालन के लिए अति तत्पर रहना, इसी को कहते हैं। खुशामदी करना, तलवे चाटना, इसी को कहते हैं। आप किसी का आज्ञा पालन के लिए अति तत्पर रहते हैं। चलिए इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई, इसके एंटोनिम्स हो जाएगा एसर्टिव, या हम कह सकते हैं एग्रेसिव, और अगर इसका हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा आक्रामक। आप किसी की चापलूसी नहीं करते हैं। तो ये हमारा ये वर्ड सर्वाइव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए इसे सेंटेंस बनाते हैं। आई हेट यू, मुझे को कहना है कि मैं तुमसे नफरत करता हूं तुम्हारी इसी मतलब खुशामदी आदत की वजह से। कैसे इसको लिखेंगे, आई हेट यू फॉर योर सर्वाइल नेचर, आई हेट यू फॉर योर सर्वाइल नेचर। चलिए वर्ड नंबर 16 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं वर्ड नंबर हमारा 16 नंबर क्या है। चलिए इसके बाद स्टिमुलेंट। देखिए स्टिमुलेंट क्या होता है, स्टिमुलेंट एक ऐसा चीज होता है जो ताजगी उत्पन्न करता है बॉडी में ना, बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। जैसे कि चाय कॉफी क्या है, अगर आप थके हैं ठीक है तो आप चाय पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए, शरीर में लगता है कि फुर्ती आ गया है। तो स्टिमुलेंट कुछ भी हो सकता है जो आपके शरीर को एक्टिवेट कर दे, ठीक है ना। रिफ्रेशर, ताजगी पैदा करने वाला, हमारे यहाँ चाय कॉफी एक कॉमन स्टिमुलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि स्टिमुलेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्टिमुलेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टिमुलेंट एक्चुअली ड्रग्स वगैरह में है ना, मेडिसिन में ना इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए स्टिमुलेंट क्या है, नाउन है। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिफ्रेशर। इसको अगर हिंदी कहें तो ताजगी उत्पन्न करने वाला, ठीक है ना, ताजगी पैदा करने वाला। अब हमारे यहाँ जैसे कि मैंने क्या कहा कि हमारे यहाँ जो चाय है ना एक बहुत ही पॉपुलर स्टिमुलेंट है इन आवर कंट्री, हमारे देश में, इन आवर कंट्री है ना। टी इज अ पॉपुलर ठीक है ना स्टिमुलेंट। चलिए टी का इस्तेमाल एक स्टिमुलेंट के रूप में किया जाता है। ये वर्ड नंबर हमारा 16 रहा। वर्ड नंबर 17 की ओर मूव करते हैं, स्टिमुलस, ठीक है ना। चलिए स्टिमुलस क्या होता है, थोड़ा सा स्टिमुलस को समझा जाए। देखिए स्टिमुलस एक ऐसा चीज होता है जो कि आपको प्रेरणा देता है कुछ अच्छा करने के लिए। स्टिमुलस बॉडी को एक्टिवेट करता है, आप ऐसा समझिए। स्टिमुलेंट बॉडी को एक्टिवेट करता है और स्टिमुलस क्या होता है, ठीक है ना, आपको एक अच्छे काम के लिए कि आप और अच्छा मेहनत करें और अच्छा काम करें, उसके लिए आपको प्रेरणा देता है। कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का आपने प्रशंसा कर दिया, अब स्टूडेंट प्रशंसा पाया तो उसके और पढ़ने का उसका जिज्ञासा जगा और मेहनत करने को उसमें भावना जगी। तो प्रशंसा कभी कभी स्टिमुलस का काम करता है, खासतौर पर है ना चिल्ड्रन की कैटेगरी में, है ना। अगर आप किसी का प्रशंसा कर दे तो कुछ तो होते हैं जो कि प्रशंसा में अभिमानी हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं ना कि प्रशंसा पाकर के और वो मेहनत करते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रशंसा उनके लिए क्या काम किया, स्टिमुलस का काम किया। चलिए स्टिमुलस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एस्पर, है ना, एस्पर, इंकरेजमेंट, ठीक है ना। चलिए और इसको कहते हैं प्रोत्साहन, अच्छा करने के लिए, ठीक है ना। चलिए अच्छा करने के लिए जो प्रोत्साहन होता है ना वो स्टिमुलस होता है। वर्ड नंबर 18 की ओर हम लोग मूव करते हैं। चलिए सफाइस, वर्ड नंबर 18 है हमारा सफाइस। बहुत, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है सफाइस। ये सफिशियंट, देखिए सफिशियंट मतलब पर्याप्त, सफिशियंट मतलब पर्याप्त, सफाइस का मतलब पर्याप्त होना। ये सफाइस वर्ब है किसका, सफिशियंट का। चलिए तो अगर सफाइस का मतलब क्या होता है, पर्याप्त होना। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, टू बी एडिक्वेट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए एक क्यों आप इसको पढ़ेंगे, टू बी एनफ, और इसका हिंदी कहें तो पर्याप्त होना, इसका हिंदी अगर कहें तो पर्याप्त होना। चलिए हमको कहना है कि आपकी जो हेल्प है, आपने जो मुझे मदद किया, मेरी जरूरत के लिए पर्याप्त है। आपकी मदद मेरे जरूरत के लिए पर्याप्त है। इसको हम कैसे बनाएंगे, आपकी मदद मेरे जरूरत के लिए पर्याप्त है। चलिए इसको बनाना है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, योर हेल्प,
है ना। चलिए सफाइसेस सिंपल टेंस में ये बनता है सफाइसेस माय नीड्स। चलिए लास्ट वर्ड हम लोग इस वॉल्यूम का लेके चल रहे हैं, वर्ड नंबर है वायाडक्ट। इस है ना इस चैप्टर में ना 19 वर्ड ही दिया गया है, हालांकि बाकी सारे चैप्टर्स में 20 वर्ड्स है, लेकिन इस चैप्टर में ना 19 वर्ड्स ही आपको देखने को मिलेगा। वायाडक्ट, देखिए वायाडक्ट क्या होता है, एक अभी हम लोग पढ़े थे एक्वेडक्ट, एक्वा पानी ले जाएगा, और वाया जो है ना एक ऐसा पुल होगा जो कि सड़क मार्ग ले जाएगा, है ना। पुल पर ही रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, मतलब आप इसका सिनोनिम्स अगर लिखना चाहते हैं तो इतना बड़ा तो सिनोनिम्स देता नहीं, बस इसको आप ब्रिज समझे, पुलिया। आप इसका सिनोनिम्स केवल आप इसका ब्रिज समझे, अब इस पर ज्यादा हम बात नहीं करना चाहते हैं। एक ऐसा ब्रिज होता है जिस रास्ते से ट्रेन भी गुजरता है, वो रोड भी वहां से गुजरता है, इसको कहते हैं, है ना, वो वायाडक्ट कहते हैं। वाया मतलब से हो करके, वाया का मतलब से हो करके, तो इसका सिंपल अगर हिंदी अगर कहा जाए तो पुल, और कुछ भी नहीं। तो बच्चों आज का हमारा ये वीडियो सेशन में इतनी सी बात रहा। हम लोगों ने वॉल्यूम 1 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो भी वर्ड्स है वो बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बोलेंगे, ये सारे वर्ड्स के यूज हैं, ठीक है ना। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी है, अतः इस पर किया गया मेहनत आपका व्यर्थ नहीं जाने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये पूरा सेशन कैसा लगा, यूं कहें कि ये पूरा हार्ड वीक का 1 से लेकर 18 तक का बात कैसा लगा, आप अपने विचारों को जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। नए हैं आप अगर इस चैनल पर नए स्टूडेंट के रूप में हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसको लाइक करें और लोगों के बीच इसको स्प्रेड करें, फैलाएं, शेयर करें, ताकि आपके तरह वो भी इस वीडियो सेशन से वो बेनिफिटेड हो सके। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।